नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना नई नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से सिलसिलेवार ये अपराध होता आ रहा था। लेकिन इसका खुलासा यानी सुर्खियों में या यूं कह लें कि लोगों को पता तब लगा जब 15 जुलाई 2023 को एक पीड़िता ने परेशान होकर मुख्यमंत्री के शिकायत पोर्टल पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय का एक शिकायती पोर्टल है जिसे IGRS कहते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। उस पर जो उसने शिकायत लिख के भेजी, जो वरिष्ठ अधिकारी वहाँ शिकायतों के निस्तारण के लिए लगाए गए हैं, ये शिकायत पढ़कर लोगों की रूह कांप गई। फौरन शिकायत की जांच के लिए वो एप्लीकेशन SP रामपुर को भेजी गई। SP रामपुर ने, रामपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, मुरादाबाद के पास है, जानते हैं सब लोग, कई वजहों से वो बहुत फेमस भी है। एक टीम बनाई गई और उस टीम से सिलसिलेवार इस एप्लीकेशन में या इस शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जांच के लिए कहा गया। जैसे जैसे जांच बढ़ने लगी, लोगों को ये बात पता लग गई कि ये किस सिलसिले में है, किसके लिए है और किसने किया है। जिसने शिकायत की थी उसकी उम्र वर्तमान में 22 साल है। पीड़िता है, नाम मैं ले नहीं सकता, लेकिन वो इस समय मेकअप आर्टिस्ट है और बहुत लंबे समय तक कष्ट झेलने के बाद अब उसने उन लोगों को सज़ा दिलवाने का फैसला किया या सज़ा दिलवाने पर लगी जिन्होंने उसके साथ तमाम तरह के अपराध किए थे। पीड़िता ने बताया बकौल पीड़िता के कि जब वो 3 साल की थी तो रामपुर के थानागंज इलाके के बजौली टोला में रहने वाली मकसूदी बेगम ने पीड़िता के पिता से तमाम रिक्वेस्ट करके कि आपके पास लड़कियां हैं, कैसे शादी कर पाएंगे, संख्या ज़्यादा है, अब तो लड़का भी हो गया है, लिहाजा हमें एक लड़की गोद दे दीजिए, हम उसका लालन पालन करेंगे, हम अच्छे से उसे रखेंगे। यही कमज़ोर बात होती है किसी माँ बाप के लिए। जो आप सुनते हैं कि लड़का हुआ घर में तो गाजा बाजा, जाने कितनी बधाई, कितनी शहनाई, और लड़की होती है तो लटके हुए मुंह से घर आकर ये बताया जाता है कि लड़की हुई है। ये पुराने ज़माने की बात भी है और लोग जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं वो कहते हैं नहीं साहब आज ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको आज भी ऐसा ही है। लड़की को एक बोझ के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे वो उम्र में बड़ी होती है, माँ बाप की निगाहें उसकी ऊंचाई, कद काठी पर ये सोच कर पड़ती हैं कि कितना पैसा खर्च करना होगा इसकी शादी में। हालांकि अपनी बात कहने के लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब लक्ष्मी घर में आई है, लेकिन फिर भी कष्ट वही कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना होगा। और जब किसी गरीब के, जिसके पास खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती हो कि पूरा परिवार 2 जून की रोटियां खा ले, उसके लिए तो हर हाल में ये बोझ की तरह होती है। ऐसे में
मकसूदी बेगम ने चिकनी चुपड़ी बातें की और बाप और माँ को लगा कि हाँ ये सही कह रही है, बहुत पैसा लगेगा, इनको कैसे पढ़ाएंगे, वो कैसे जाएंगी, बिना पढ़ी लिखी की शादी होनी मुश्किल है। ये सब सोच के उन्होंने मकसूदी बेगम को अपनी वो बच्ची दे दी, गोद लेने के नाम पे। घर पर आई और उसका बड़ा अच्छा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया मकसूदी बेगम ने। सोच लेकिन बहुत गंदी थी। वो उस बच्ची के, उस पीड़िता के जवान होने का इंतजार कर रही थी और घर के भीतर ही उसके साथ वो सब कुछ शुरू हो गया, बहुत ही कम और कच्ची उम्र में, जिसके लिए मकसूदी बेगम समय का इंतज़ार कर रही थी। पूरे घर को पता था कि ये गोद ली हुई है, मम्मी इसको पढ़ा रही हैं, इसकी परवरिश कर रही हैं, बढ़िया कपड़े सिला रही हैं, बाजार भी लेकर जाती हैं। जब ये 7 साल की हुई, 7 या 8 साल की हुई, तो मकसूदी बेगम के बेटे ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। भागकर उसने अपनी माँ यानी मकसूदी बेगम से ये शिकायत की कि देखिए भाई है ये, जिसको मैं भाई मानती हूँ, वो मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। मकसूदी बेगम ने डांट दिया, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, बड़ी होने दो, तुम्हें यही सब करना होगा। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे लिए मैं इतना पैसा फेंक के क्यों तुम्हें ले आई हूँ? 8 साल की होते होते उसके चचा जात भाई, चूंकि अब वो गोद ली हुई है तो मकसूदी बेगम उसकी माँ हुई, उनका बेटा उसका भाई हुआ, वैसे ही उसके चचा जात भाई ने पहली बार 8 वर्ष की उम्र में उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। बड़ी खुशी हुई उसको और उसने बाहर जाके लोगों को बताया भी, जो हम उम्र लोग होंगे और जो लोग होंगे, कि आज उसने ऐसा किया है। और अगले हफ्ते ही पीड़िता के मामा लगने वाले यानी मकसूदी बेगम के भाई ने जबरन उसे कमरे में बंद करके उसके साथ रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया। उम्र 8 साल। पीड़िता ने अपने बयान में जब जांच होने लगी तो उसने ये बताया कि मैं अकेली थी, इसलिए सब कुछ सहती रही, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। न मैं भाग सकती थी, न मैं विरोध कर सकती थी, न मैं इसकी शिकायत घर के बाहर किसी से कर सकती थी। मामा भाई जिनको कहा जाता था कि ये घर के जिम्मेदार हैं, उन्होंने मेरे साथ पहले ही बलात्कार वो कर चुके थे, इसलिए मेरे साथ मैं सब कुछ सहती रही। और जब मैं 13 साल की हुई तो मेरी माँ यानी मकसूदी बेगम ने मुझे एक सेक्स रैकेट में उतरने के लिए कहा। अब वो उस भाषा का प्रयोग बच्ची मुख्यमंत्री को एड्रेस किए गए प्रार्थना पत्र में नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने बयानों में उसने तमाम पुलिस अधिकारियों को अपने साथ, महिला पुलिस अधिकारियों को अपने साथ हुई दरिंदगी का विस्तृत ब्यौरा दिया है। उसने कहा, मैं रोती थी, मैं विरोध करती थी तो मुझे कमरे में बंद करके पीटा जाता था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी विरोध करने की। जब वो एकदम से उसने कहा कि साहब मैं बहुत ही अपार मानसिक और शारीरिक कष्ट से गुजर रही हूँ, 14-15 साल की उम्र है, अब मैं ये नहीं करूँगी,
तो कस्टमर्स के सामने इस तरह का व्यवहार करने के बाद उसे सारे कपड़े उतारकर शरीर में चाकुओं से निशान बनाए जाते थे, चाकुओं से कट मारे जाते थे, सिगरेट से जलाया जाता था। और तब तक के लिए उसने कहा मुझे राहत रहती थी जब तक शरीर में वो कट के निशान बने हुए हैं, क्योंकि ऐसे कट के निशान के साथ कस्टमर्स मकसूदी बेगम को उसका मुंह मांगा पैसा नहीं देते थे। जैसे ही ये, और वो जल्दी से उसमें दवा लगा के कोशिश करती थी कि ये कट का निशान खत्म हो जाए, उसमें मेकअप की लगाई जाने वाली सामग्री लगा दिया करती थी ताकि जल्दी से इसे फिर इसी फील्ड में, इसी रैकेट में झोंका जाए। उसने अपने बयान में एक तारीख का जिक्र करते हुए कहा कि इस दिन पहली बार मुझे 5 लोगों के बीच में जाने के लिए कहा गया। मेरी रूह कांप गई, मैंने मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मकसूदी बेगम ने कहा कि मैं पैसा ले चुकी हूं, खबरदार अगर कोई ड्रामा किया मैं जान से मार दूंगी। और वो पहली बार 5 लोगों के सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई। उसने लिखा कि उस तारीख के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं कितना भी कहें मकसूदी बेगम, मैं अब इस तरह के काम में नहीं जाऊंगी। 4-4, 5-5 भेड़िए शरीर को नोचते थे। आप सिर्फ सोचिए, अंदाज लगाइए कि उस बच्ची के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा जब 5 लोग शराब पीकर, और इसी बात के पैसे उन्होंने दे रखे थे, इसीलिए पूरी तरह से स्वच्छंद थे। जब उसने कहा कि अगर अब मुझे किसी के सामने भेजा गया तो मैं वहीं सबके सामने बताऊंगी, सब हकीकत बताऊंगी, मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। ये क्या बात है, 4-4, 5-5 आदमी एक साथ एक टाइम में मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं। तब मकसूदी बेगम ने उसे ठंड में बिना कपड़ों के हाथ पैर बांधकर खुली छत पर आसमान के नीचे उसे रखा और कहा कि अगर चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह भी बांध दूंगी, सांस नहीं आएगी, मर जाओगी। ऐसा 6 घंटे तक उसके साथ किया गया। कभी कभी अगर दिन में उसका, जैसे वो कहते हैं, वो रिबेलियन हो जाती थी या वो विरोध के कारण एकदम परेशान हो जाती थी, तो उसके गुस्से को कम करने के लिए कड़ाके की धूप में फिर बिना कपड़ों के बांध के डाल दिया जाता था। रामपुर में एक सोल्जर्स गैंग है, बड़ा मशहूर हुआ। सोल्जर्स गैंग, गुंडों का एक, जैसे बाइकर्स गैंग होता है, इस तरह का बदमाशों का एक गैंग चला करता था। ये भी है, उसी समय की बात होगी, 2010, 8, 9, 10 की बात होगी। अपने बयान में उसने सोल्जर्स गैंग के कुछ लोगों के नाम के साथ ये लिखवाया कि इन लोगों ने अनगिनत बार मेरे साथ गैंग रेप किया है। मकसूदी बेगम को पैसा देकर मेरे साथ गैंग रेप कराया गया। 2014 में कार सवार कुछ बड़े रईसजादे, उन्होंने मकसूदी बेगम से संपर्क किया और ये कहा कि हम लोग बाई रोड यहाँ से जा रहे हैं उत्तराखंड, कोई 300-400 किलोमीटर का रास्ता बताया, देहरादून से भी आगे कहाँ कहाँ पहाड़ों में। और उन्होंने कहा कि हमें यही लड़की चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी दाम तुम्हें चाहिए मैं दूंगा।
मकसूदी बेगम ने, जैसा पुलिस की रिपोर्ट में है, ये सोचकर कि इतना ज़्यादा दाम बता दो कि ये भाग जाएं, क्योंकि लड़की वो को वहाँ ले गए, वहाँ लड़की अगर कहीं भाग गई, कहीं पुलिस के पास पहुँच गई, मेरी छीछा लेदर होगी। उसने कहा कि मुझे 7 लाख रुपए दे दो, तुम 7 लोग हो, 7 लाख रुपए दे दो, तुम इसे ले जाओ। रईस जादव ने फौरन 7 लाख रुपए उसे दे दिए और इस पीड़िता को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और उन्होंने पूरी जर्नी जहां जहां गए, 500-700-800 किलोमीटर कहां कहां घूमे, पूरी जर्नी में वो लड़की इन 7 लोगों के साथ रही और पूरा दिन और पूरी रात इस बच्ची के साथ बर्बरता की गई। जो डिस्क्रिप्शन, जो विविड डिस्क्रिप्शन, जो बहुत खराब, गंदा, घिनौना डिस्क्रिप्शन उसने जो लिखाया है, आप सोचेंगे भी तो शर्म आ जाएगी, घिन आने लगेगी। बहरहाल ऐसा हुआ। 6वें दिन जब वो लौटने लगे, मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते पीड़िता बेहोश हो गई। इन 7 ने बड़ी कोशिश की उसको होश में लाने की, लेकिन वो होश में नहीं आई। वो डर गए कि लगता है ये मर गई और इसे मुरादाबाद सीमा के भीतर आते ही चलती हुई गाड़ी से सड़क के किनारे फेंक के फरार हो गए। मुरादाबाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस उसे उठाकर अस्पताल ले गई, अस्पताल में भर्ती कराया और महीनों उस बच्ची का इलाज हुआ। इलाज के बाद ये चुपचाप, पुलिस ने इलाज कराया था, महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स आती रहती थी, इसलिए मकसूदी बेगम कभी पास नहीं फटकी। पुलिस वालों ने ही पैसे दिए, इसका सरकारी तरीके से जो भी इलाज हो सकता है इलाज कराया। ठीक होते ही वो वहाँ से किसी तरह इन्हीं पुलिस वालों की मदद से, महिला कांस्टेबल्स की मदद से ये दूसरे शहर में चली गई। शहर का नाम भी बताना ठीक नहीं है। वहां पर कई लोगों ने, कई महिला संगठनों ने और महिलाओं ने इसकी मदद की। इसको ब्यूटिशियन का एक कोर्स कराया, जहां पर सामूहिक रूप से शिक्षित किया जाता है महिलाओं को, वहां इसको एक ब्यूटिशियन का कोर्स कराया और धीरे धीरे अपने काम में जब पारंगत हो गई तो वो मेकअप आर्टिस्ट के रूप में फेमस हो गई उस जिले में। शादी ब्याह में लोग बच्चियों को, लड़कियों को, वधुओं को इसके यहाँ से मेकअप कराने लगे और उसी धीरे धीरे उसे काफ़ी पैसे मिलने लगे। साथ की जो महिला कार्यकर्तियाँ और थीं उस मेकअप के इस काम में, उन लोगों ने इसे कहा कि तुम मॉडलिंग भी कर सकती हो। छोटे मोटे प्रोडक्ट की मॉडलिंग उस समय शुरू हो गई थी, बात है कोई 2020 की, 19-20 की। तो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग के जो सेंटर थे, वहाँ इसे मॉडलिंग का भी 1 मिनट का, आधा मिनट का, ये और इसकी और जो सहयोगी थी 2 वहाँ पर, इनको मॉडलिंग का भी काम मिलने लगा और इनका खर्च आराम से चलने लगा। अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें इसने खरीद ली, एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया। अपनी वही महिला मित्रों के साथ, सहयोगी मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ ये उसी में रहने लगी और धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि रामपुर, मुरादाबाद जैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है, वहाँ लोग इसे जानने भी लगे। मुरादाबाद नहीं, जहाँ ये रह रही थी। ये कभी कभी जब बहुत परेशान होती थी या पुरानी यादें आती थी तो अपने साथ की लड़कियों को अपनी यादें बताती थी और जार जार रोती थी। सुन के सुनने वाले की भी रूह कांप जाती थी। और तभी इसने बताया कि अब मेरे पास पर्याप्त पैसा हो गया है,
मेरी हिम्मत पहले भी थी, हिम्मत आज भी है। अब मैं एक एक करके इन सभी को सबक सिखाऊंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ पशुओं से भी ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया है। 2014 में वो आई वापस रामपुर। उस शहर से 2 वकील भी आए, अच्छे वकील किए गए और 156(3) CRPC में यानी कोर्ट में FIR करने की अर्जी दाखिल हुई। वकीलों ने एक एक इंच इसके साथ हुए वाक़ये के बारे में कोर्ट में अपनी बात कही और कोर्ट ने फाइनली FIR के निर्देश दे दिए गए। कोई 8 आरोपी जिन्होंने रिपीटेड इसके साथ दुर्व्यवहार किया था, उनके खिलाफ FIR हुई और FIR के बाद इनमें से 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, जेल भेजा। वही 4, 6, 8 महीने 376 का आरोपी। पॉक्सो का भी जो कुछ घटनाएं इसने तब की दी थी जो 18 वर्ष से कम उम्र की थी। लेकिन पॉक्सो जिन लोगों ने मतलब उस अपराध की श्रेणी में जो लोग आते FIR होने के बाद वो सब फरार हो गए। सिर्फ 5 लोगों को जेल भेजा पुलिस ने और 7-8 महीने बाद उनकी जमानत हो गई। जमानत होने के बाद सबसे पहले वो पीड़िता को ढूंढने लगे। उनके वकीलों ने बता दिया कि अगर इसने ट्रायल के समय कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ इस तरह की गवाही दी जो FIR में लिखी हुई है तो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, सजा होगी ही। तो ये 5 के 5 पागलों की तरह इसे ढूंढने लगे। जिन लोगों के साथ होने का अंदेशा था उन्हें धमकाने लगे। ये मारे डर के फिर अपने उसी कार्यस्थल पर चली गई जहां इसने पैसा, रुपया, नाम, शोहरत कमाई थी। ये ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उसे मार दें। वकीलों ने पहले ही कोर्ट को इत्तला कर दी थी कि साहब इनकी जमानत हो गई है, ये घेर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और हो सकता है इसके साथ ये और बड़ा दुर्व्यवहार करें। लेकिन जब ये अति हो गई और ऐसा लगा कि ये इसे मार देंगे तो पीड़िता के वकील एजाज हसन वसीम ने फौरन एक दरखास्त ड्राफ्ट की और मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल में भेज दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। हाई कोर्ट में वर्तमान में एक पिटीशन डाली गई है कि साहब अगर इस युवती को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, उसमें भी कब कहाँ पीछा किया, दूसरे शहर तक कैसे पहुँचे, यहाँ मुरादाबाद के घर में कैसे आए जहाँ वो रहने लगी थी अपने केस को परसू करने के लिए, तो इस पर अभी डिसीजन होना बाकी है। एजाज हसन वसीम बताते हैं कि अगर इसे सुरक्षा न मिली तो इसके साथ ये लोग चूँकि एकदम पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं कि हम 5-6 महीने में ही जेल समझ में आ गया और अगर सज़ा हो गई, लंबे समय तक रहना पड़ा, तब हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे जेल में। इससे बढ़िया है इससे छुटकारा पा लो। तमाम प्रलोभन, लालच। एजाज हसन वसीम बताते हैं कि इन्होंने बड़ी लंबी रकम देकर और कोशिश की कि ये होस्टाइल हो जाए या ये तैयार हो जाए कि उनके खिलाफ गवाही नहीं देगी, लेकिन लड़की किसी भी कीमत पर अपने बयान को बदलने के लिए राज़ी नहीं हुई और आज तक राज़ी नहीं हुई। आज की घटना देखिए, एक बच्ची को सिर्फ इसलिए गोद लिया गया कि बड़ी होकर ये आय का साधन बनेगी। 13 साल की थी तभी से दरिंदों को परोसी जाने लगी और परोसने वाला दूसरा कोई नहीं,
उसकी अपनी माँ, ठीक है, वो उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं थी, लेकिन गोद लिया था और बच्चे की तरह ही, अपनी बेटी की तरह ही उसको ट्रीट करती थी। और उसी माँ ने 13 साल होते होते इसको इस कीचड़ में, इस दलदल में ढकेल दिया, जबकि 10 साल से वो उसका पालन पोषण कर रही थी। अब गोद लेना, गोद कैसे लेते हैं लोग? बड़े बड़े रैकेट आपको मिलेंगे इंटरनेट पे। तमाम जो शिशु गृह हैं, जहाँ पर तमाम लोग अपने बच्चों को, अनचाहे बच्चों को कह लीजिए, या कई उसके नाम दिए गए हैं, छोड़ आते हैं। आप देखेंगे फ़ोटो में कि 50-50 बच्चे बिल्कुल 2 महीने से लेके और साल भर तक के लेटे हुए हैं। बाहर से लोग आते हैं, उन्हें अडॉप्ट करना है, ले जाना है, निसंतान है। लेकिन जब इसकी बहुत शिकायत होने लगी, बच्चों के बेचने के बड़े बड़े रैकेट खुलने लगे, विदेशी लोग आए, उनके पास बच्चे नहीं थे, उन्हें पता लगा कि हम बहुत आसानी से, हमें बच्चा हिंदुस्तान में मिल जाएगा। शिशु केंद्रों में पहुंचते थे और वहां उन्हें मनचाहा पैसा चार्ज किया जाता था और बच्चे को लेके चले जाते थे। कोई लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं, जबकि इसका कानून पहले से मौजूद था। सेंट्रल एडॉप्शन, पहले कानून मौजूद था वो था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसे और कड़ा किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। फिर इसको और कड़ा किया गया और इसका अमेंडमेंट 2021 में किया गया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसमें और बदलाव किए गए, एडॉप्शन रेगुलेशंस 2022। आप समझिए कि समस्या कितनी गंभीर है, कितनी परेशान करने वाली है। और अब ये तय किया गया, जो ये लेटेस्ट 2022 के रेगुलेशंस आए, कि एक अथॉरिटी होगी, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। किसी का भी एडॉप्शन इसी के थ्रू होगा और एडॉप्शन का आदेश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको जारी करेगा। 2022 से अब तक जो लीगली अडॉप्टेड, जो रेगुलेशन के तहत बच्चे देश भर में, वो बहुत ज़्यादा नहीं, 1100-1200 हुए हैं। और बैड प्रैक्टिस अब भी चल रही है। चुपचाप दलाल कहीं से ले आते हैं और बेच देते हैं और चले जाते हैं, जबकि जिसको वो कहते हैं ना कि तगड़े तगड़े रेगुलेशन और लॉ लाए गए हैं। कहने का मतलब ये कि बच्चों को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया को धीरे धीरे और जटिल बनाया जा रहा है। कारण वही जो आज की घटना में हुआ है। बहुत छोटी उम्र में गोद लिया जाता था या खरीदा जाता था, या प्रोफेशनल गैंग्स उन्हें चुरा के ले जाते थे। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज आपको 50 मिलेंगे, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए। लोग घूम रहे हैं, बेचारे पैसेंजर, सुबह की ट्रेन है, चद्दर बिछाई सो गए, बच्चा बगल में था, इधर पहले चिपक के सो रहा था, फिर थोड़ा अकेला हुआ, वो वहीं घूम रहे हैं, चुपचाप उसको उठाया और लेकर भाग गए। ये ऐसा नहीं कि ज़रूरतमंद लोग थे, ये ऐसा नहीं कि जो उठाने वाला निसंतान पिता था। ये प्रोफेशनल गैंग है जो बच्चों को उठाकर, और प्रिफरेबली बच्चियों को उठाकर बेचा करते हैं। और खरीदने वाले, यानी जो इनकी खरीदारी होती है, वो खासकर वही सेक्स वर्कर्स, कोठे जिन्हें आप कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्स वर्कर्स का बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वहाँ तक तुरंत पहुँचा दी जाती हैं, वहाँ खरीदी जाती हैं, और फिर इनको इस तरह से लालन पालन किया जाता है कि जल्दी से जल्दी, अगर उनको 12 साल की उम्र में ही तैयार कर दिया गया, तो 12 साल की उम्र में ही वो ग्राहकों के समक्ष
परोसी जाएंगी। बहुत ज़्यादा इसके बारे में कहने से अपनी ज़ुबान को गंदा ही करना है। सब आप जानते हैं कि क्या क्या वहाँ होता है। अब आप ज़रा सोचिए कि कितनी गंदी, दूषित और जिसको वो कहते हैं ना कि ऐसी गंदी व्यवसायिक मानसिकता, ये व्यवसाय की तरह ये लोग इसे लेते हैं। नीच मानसिकता ऐसे लोगों की जो बच्चियों की या बच्चों की चोरी करते हैं सिर्फ इसी पर्पज से कि कोठे पर इनका अच्छा दाम मिल जाएगा। जहां पर इन सेक्स वर्कर्स की बहुतायत है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, वहां पर ये सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त की जाती है। देखिए, निसंतान दंपत्ति के पास अगर इस तरह की बच्चियां एडॉप्शन के बाद, लीगल एडॉप्शन के बाद या अदरवाइज जब जाती हैं तो वो उनकी बहुत केयर करते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कम 3-4 ऐसे निसंतान दंपत्तियों को जानता हूं जिन्होंने बच्चियों को गोद लिया, बच्चों को नहीं, बच्चियों को गोद लिया, उनको सबसे अच्छी उपलब्ध शिक्षा दी और उनमें से कुछ ने अभी शादी की है, धूमधाम से, बहुत खर्चीली शादी, ताज में शादियां की गई हैं और कोई कह नहीं सकता कि ये इनकी एडॉप्टेड बच्ची है। इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं और बच्चियां भी, उनको कभी ये महसूस नहीं होता कि मेरी ये सौतेली माँ या मेरी ये रियल माँ या बाप नहीं है। पर जिन बच्चियों की किस्मत खराब होती है वो हवा की स्पीड से, वायु की गति से इधर उठी और उधर कोठे पर पहुंचाई गई, बेची गई, खरीदी गई। वहां वो सेक्स वर्कर्स के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्हें क्या करना होगा और 13-14 साल होते होते वो परोसी जाने लगती हैं। जिस वातावरण में वो पली बढ़ी, उन्होंने आंखों से देखा उस वातावरण का दबाव, कोठे की मालकिन का डर, असह्य पीड़ा और घोर कष्ट के बाद भी मुस्कुराने की मजबूरी। कई कई भेड़ियों के सामने मुस्कुराते हुए उन्हें परोसा, मतलब ये इंस्ट्रक्शन है कि मुंह नहीं बनाओगी। आप कभी इनकी कहानियां सुनिए, बहुत से बहुत बड़े बड़े राइटर्स ने इनकी मनोदशा पर किताबें लिखी हैं, साहित्य लिखा है, रिसर्च का सब्जेक्ट हुआ है। उनका कष्ट सोचिए कि उनकी मजबूरी है। वो जानती हैं कि ये 4 लोग हैं या 5 लोग हैं, ये भेड़िए हैं, आदमी नहीं हैं, और वो किस काम से परोसी गई हैं वो भी जानती हैं, लेकिन मुस्करा के उनके सामने जाना उनकी मजबूरी है, इन अभागी बच्चियों की। आज की घटना में ऐसी ही एक अभागी बच्ची, पीड़िता बच्ची ने ठान लिया कि पहले अपने आप को मजबूत करूंगी, पैसे से मजबूत करूंगी, हिम्मत से मजबूत करूंगी, लेकिन मैं इन लोगों को जिन्होंने मेरी दुर्गति की है, इनको मैं सज़ा जरूर दिलवाऊंगी। और ऐसा उसने किया भी। देखिए, सरकार ने तो अपने पार्ट पे एडॉप्शन के नियम, कानून, तमाम रेगुलेशन बहुत कड़ा कर दिया है, लेकिन ये जो छद्म लोग हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इलाके में घूमते रहते हैं। मजबूर माँ बाप की परेशानी, ये उनकी नब्ज पकड़ लेते हैं कि 5 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, बस पहुंच जाएंगे कि कैसे शादी होगी, कैसे खाना खिलाओगी, क्या करोगी। एक बहुत बड़े घर में एक बच्ची की ज़रूरत है, हमें दे दो। ये जहाँ जाएगी वहाँ राजा रानी होके रहेगी। इस तरह की छद्म छलावे वाली बातें करके पैसा देकर वहाँ से ले आते हैं और विद इन नो टाइम यही अभागी बच्चियाँ कोठों पर पहुँचा दी जाती हैं। तो बताया उनको यही जाता है कि जिंदगी बन जाएगी,
लेकिन उनके साथ जो होता है वो शैतान भी शर्मिंदा होता होगा कि बाप रे बाप, मुझसे भी घटिया आदमी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, मुझसे भी गंदे लोग यहाँ मौजूद हैं। उसको भी अपने शैतान होने पर शर्म आती होगी। इसीलिए मैं किस्सा गोई परिवार से कहूँगा कि अगर उनके आस पास टोला पड़ोस, जानने सुनने जानने पहचानने वाले लोगों में किसी ने भी या तो बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए, बिना कारा के थ्रू गए हुए किसी ने बच्चे को गोद लिया है या दिया है, तो इसकी शिकायत कलेक्टर के ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जरूर करें। और आप यकीन करें, ऐसी शिकायत की जांच में अगर ऐसा पाया जाता है कि इन्होंने प्रॉपर रेगुलेशन को फॉलो किए बिना गोद दी या गोद लिया किसी बच्चे को, बच्ची को, तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।